नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सभी हिंदुस्तानियों को गर्जना न्यूज़ की ओर से गणतंत्र दिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने आज़ादी के लिए जो कार्य किया है, इस हिसाब से इतिहास में जितना महत्व मिलना चाहिए वो सुभाष चंद्र बोस को मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है, उसकी हम थोड़ी बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस नाम सुनते ही अपने जहन में एक मिलिट्री परिवेश में अद्भुत व्यक्तित्व अपनी नज़र के सामने आ जाती है। 23 जनवरी 1857 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 125 साल पूरे हुए। आज भी यह व्यक्तित्व हम भूल नहीं पा रहे हैं। 125 साल के बाद भी हम ये पता नहीं कर सके उनका निधन कैसे हुआ कि नहीं वो भी पता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जैसा व्यक्तित्व था वैसी ही विचारसरणी थी। स्वतंत्र भारत की जब चळवळ हो रही थी तब दो विचारधारा चल रही थी। एक गांधी जी की, जो कहते थे युद्ध की बातें मत कीजिए, अपने आत्मा का विकास कीजिए, बैलगाड़ी का युग वापस आने वाला है, भारत खेती प्रधान देश है, यांत्रिक बातों यहाँ नहीं करनी चाहिए, यहाँ यांत्रिक उत्पादन अनिष्ट चीज है। जबकि महर्षि अरविंद कह रहे थे योग, प्राणायाम, ध्यान वही उत्तम चीज है, इतना असरकारक चीज दूसरी कोई जगत में नहीं है। मनुष्य कुदरत के सामने लड़कर अपने वर्तमान की वास्तविकता भूलकर शांतिपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग स्वीकार करना चाहिए। ये दोनों विचारधाराओं से सुभाष चंद्र बोस संमत नहीं थे। बोस का कहना था हिंदुस्तान एक पवित्र भूमि है, आश्रम और योगियों की यहाँ नवाई नहीं है, समाज में उन लोगों का स्थान अग्रिम स्थान पर है, फिर भी उनसे न पेट भरा जाता है न देश का विकास होता है। इसीलिए मैं ये दोनों विचारधाराओं को मान नहीं सकता। अगर हिंदुस्तान को स्वतंत्र, सुखी और महान बनना है तो कुछ ऐसा सर्जन करना पड़ेगा जिसकी वजह से हिंदुस्तान अपने आप में एक अलग अस्तित्व दुनिया के सामने रख सके। अगर आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये व्यक्तित्व एक ऐसा था जब वो 1929, 30, 31 से 44 तक जो बातें करते थे वो सभी बातें आज भी प्रस्तुत है। जैसे कि उन्होंने 20 नवंबर 1929 में कहा था, अगर आप लोकप्रिय है तो फिर भी आप उन पर ज़्यादातर एतराज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इतिहास में स्थान पाना है तो आपको कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए जिसके कारण आपको लोग याद रखें। लोकप्रियता बहुत टिकती नहीं है। युवाओं को रमत-गमत, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक में समय व्यतीत करना चाहिए। नया साहित्य और उच्च शिक्षण में अपना दिमाग खपाना चाहिए। और विज्ञान ही एक ऐसा है जो हिंदुस्तान को आगे ले जा सकता है। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रमुख पद का चुनाव के वक्त सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रवचन दिया था वो भी यादगार है। स्वामी विवेकानंद ने जैसा शिकागो व्याख्यान दिया था वैसा ही कुछ था। उस वक्त उन्होंने औद्योगिकरण पर भार दिया था, लेकिन गांधी जी सम्मत नहीं थे। इसके कारण जो घटनाएं घटी तो सुभाष चंद्र बोस को ये पद त्यागना पड़ा। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने सीतारमैया को अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़ा रखा था। गांधी जी ने कहा था ये सीतारमैया नहीं है, मैं ही हूँ, ऐसा मानकर चुनाव में उनको सहयोग देना चाहिए।
ऐसा गांधी जी ने कहने के बावजूद सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के सामने हार गए थे और फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए। सुभाष चंद्र बोस ने औद्योगिकरण का मुसद्दा तैयार कर ठराव प्रस्तुत किया जो गांधी जी को मंजूर नहीं था। सरदार पटेल की योजना के अनुसार विरोध शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के बीच मनमुटाव था। इसी कारण सरदार पटेल ने विरोध करना तय ही कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया में जब विट्ठल भाई पटेल का निधन हुआ तब उन्होंने अपनी संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा सुभाष चंद्र बोस को हिंद महासभा का विकास करने के लिए दिया था, जो सरदार पटेल को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद सरदार पटेल ने ये बिल को मुंबई की हाई कोर्ट में पटकारा और ये वसीयत रद्द करवाया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जुलाई 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज सरकार के सामने विरोध व्यक्त करते हुए अन्न जल त्याग दिया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नजर कैद किया गया। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई और पठान के वेश में वो पलायन हो गए। वहाँ से अफगानिस्तान से होकर रसिया गए और रसिया से जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में हिटलर के साथ मुलाकात की और हिटलर को कहा, आप हिंदुस्तान पर आक्रमण कीजिए जिसके कारण अंग्रेज वहाँ से चले जाए। लेकिन जर्मनी ने लश्करी सहाय नहीं की। हाँ, एक सहाय जरूर की। जनवरी 1942 में जर्मनी की सहाय से आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस सबमरीन और विमान के द्वारा टोक्यो पहुंचे। 4 जुलाई 1944 में बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने एक सूत्र दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस की फौज मणिपुर पहुंची और हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगा लहराया था। अंग्रेजों से आंदोबार और निकोबार टापुओं मुक्त करवाकर उनका नाम शहीद और स्वराज रखा था। लेकिन अगस्त 1945 में जापान ने पराजय स्वीकार कर लिया। इसके कारण आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ न सकी। थोड़े दिनों के बाद माना जाता था सुभाष चंद्र बोस का विमान अकस्मात में निधन हो गया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था, सिर्फ कृषि क्षेत्र पर आधारित रहेंगे तो हम हिंदुस्तान को आगे ले जा नहीं सकेंगे। हम सबको यांत्रिक उत्पादन करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ये सब बात गांधी जी को पसंद नहीं थी। आज भी हम समझते हैं कि अगर कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहेंगे तो विकास करना मुश्किल है। नेताजी ने कहा था, अगर आप विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं तो एयरफोर्स को मजबूत बनाना चाहिए, आधुनिक बनाना चाहिए। अगर आपके पास आधुनिक एयरफोर्स होगा तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। कोई भी ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती। ये बात आज भी इतनी ही प्रस्तुत है। नेताजी बार बार कहते थे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, उनके हर एक भाग को अगर जोड़ना है तो टेलीफोन, एरोप्लेन, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन ये सब बातें हम फिर भी कहते थे गांधी जी को पसंद नहीं थी। वो अपनी पुरानी बातों में ही अड़ग थे। अंग्रेजों सुभाष चंद्र बोस के कारण आज़ाद हिंद फौज से इतने डरते थे। जब हिंदुस्तान को आज़ाद करने की बात आई तब भी अंग्रेजों ने कहा था, अगर सुभाष चंद्र बोस आते हैं तो वो युद्ध कैदी है, आपको हमें सौंपना पड़ेगा। और नेहरू जी और गांधी दोनों ही मान गए थे कि अगर
सुभाष चंद्र बोस हमें मिलते हैं तो हम अंग्रेज को सौंप देंगे। जो हमने बात कही है वो सुभाष चंद्र बोस के जीवन की 1% बात है। ऐसे व्यक्तित्व को अभी तक इतिहास में जितना महत्व मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का यशोगान गाया है। उसके सिवाय कांग्रेस को कोई भी नेता, कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी क्रांतिकारी दिखाई नहीं देते हैं। तो अब आप लोगों को समझना है कांग्रेस ने ठीक किया है या नहीं। इतिहासकारों ने जो लिखना चाहिए, जिसको महत्व देना चाहिए, वो नहीं दिया है। और एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। हम सबको पता है 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता के लिए रेडियो प्रसारण हुआ था। किसने किया था? इतिहास में उनका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो और कोई परिवार से आते हैं। 22 वर्षीय उषा मेहता और उनके दोस्तों ने इतिहास में पढ़ा था, विदेशी इतिहास में पढ़ा था कि अगर आप अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो रेडियो प्रसारण जरूरी होता है। लेकिन इन युवाओं के पास पैसा नहीं था, इसके कारण वो प्रसारण नहीं कर सकते थे। लेकिन उषा मेहता पैसे का जुगाड़ करने में लग गई थी। लेकिन उनके ही परिवार में एक महिला ने कहा, मैं तो विधवा हूँ, ये स्त्री धन मेरे कोई काम में नहीं है, अगर आप लोगों के काम में आए तो ले जाइए। ये महिला ने अपना पूरा सुवर्ण उषा बहन को दे दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रांसमीटर बनाया। मुंबई की चौपाटी विस्तार में आए हुए सी व्यू मकान के उपले माल पर केशवलाल छगनलाल के नाम पर एक मकान रेंट पर लिया। 3 सितंबर 1942 में बॉम्बे कांग्रेस बुलेटिन के नाम पर उन्होंने जाहिरात की और रात को 8:45 पर रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ। लोगों में उत्तेजना भारी थी। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदुस्तान हमारा गीत से हुई थी और अंत वंदे मातरम पर हुआ था। गुप्तता के कारण 25 सितंबर को प्रसारण मथक बदलकर अजित विला गामदेवी पर ले गए थे। राम मनोहर लोहिया ने उषाबेन और उनके मित्रों का संपर्क किया और कहा कि देश भर में ये समाचार पहुंचना चाहिए, रेडियो प्रसारण होना चाहिए, पैसा चाहे जितना भी खर्च हो हमें बताना। रेडियो प्रसारण के उपकरण शिकागो रेडियो जमनादास रतन सिंह की दुकान से लेते थे। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन लोगों को पकड़ने के लिए सीआईडी को काम सौंपा था और 12 नवंबर 1942 रात के 9 बजे पारेखवाड़ी से उषाबेन चंद्रकांत जवेरी को पकड़ लिया था। उसके बचाव में कन्हैयालाल मुंशी, मोतीलाल सेतलवाड़ जैसे वकीलों ने बचाव किया था। फिर भी बाबूभाई को 5 वर्ष, उषाबेन को 4 साल की और चंद्रकांत भाई को 1 साल की सख्त कैद की सजा हुई थी। क्या ये सब आपको मालूम है? इसीलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान को आज़ादी सिर्फ और सिर्फ गांधी जी, नेहरू परिवार से नहीं मिली है। असंख्य क्रांतिवीरों का सहयोग है, उनका रक्त है। बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता, भाई बंधु खोए हैं, उसके बाद ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। धन्यवाद।